Hello students, today we are starting chapter number 4, chemical kinetics. First, the definition of chemical kinetics. Definition: the branch of physical chemistry in which we study about rate of reactions, factor affecting the rate of reactions, order of reaction and mechanism of chemical reactions is known as chemical kinetics. अब यहाँ पर काइनेटिक्स मीन्स जो फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं काइनेटिक्स के बारे में, तो ऑटोमोबाइल्स में अगर कोई मूवमेंट होता है तो अपन कब कह सकते हैं कोई बॉडी मूवमेंट में है, मीन्स अगर उसके पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे वो मूवमेंट में है। बट केमिकल रिएक्शंस के बेस पे अपन कैसे कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो मूवमेंट में है। मीन्स केमिकल रिएक्शन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होती है। ये केमिकल रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन लिखी मैंने, R gives P, R for reactant and P for product। टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे डिटेल्स में। अब इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया डेफिनेशन के अंदर। तो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, and fourth mechanism। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। एक इसमें आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आएगा जो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्लूड है, इसको बाद में कोलिजन थ्योरी से, आईएमएस इक्वेशन से इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट जो है मेनली इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ द फर्स्ट टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। द टर्म रेट को अगर कंपेयर करें ऑटोमोबाइल स्पीड से, इसको अपने एक समझने के हिसाब से इसको स्पीड दे सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स में जो स्पीड होती है तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो यहाँ पर रेट टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में चेंजेस होता है। रेट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम and speed in automobiles change in position of object in respect to time। तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। स्पीड जो है इसको रेट से समझने के हिसाब से हमने को रिलेट किया दोनों को। अब क्योंकि ये टर्म केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पर स्पीड वर्ड यूज नहीं करेंगे, स्पीड की जगह हम यहाँ रेट वर्ड यूज करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन ये बन सकती है कि द चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन वी क्लासिफाई थ्री टाइप्स इन केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
और 3 कैटेगरी कौन कौन सी है एज उनकी रेट या किस स्पीड से हो रही है रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो है वेरी फास्ट रिएक्शन, जो वेरी फास्ट होती है बहुत फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि जिसको पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, अगर मान लो कोई विस्फोट होता है तो सेकंड, 1 सेकंड भी लगता है, सेकंड का भी बहुत कम पार्ट लगता है, तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती है। जो उसके अंदर था बारूद वारूद वो सब जल के स्वाह हो जाता है। और एग्जांपल है इसका केमिकल रिएक्शन के हिसाब से देखें जो आपने पहले पढ़ी है, इनमें आयनिक रिएक्शन जितनी भी है जैसे AgNO3 प्लस KCl, दोनों का सॉल्यूशन लिया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो AgCl एंड KNO3 बनता है। तो AgCl का वाइट PPT बनता है, ये PPT प्रेसिपिटेट वाइट PPT बनता है। ये रिएक्शन दोनों को मिलाते ही तुरंत हो जाती है, और इन रिएक्शन को होने में 10 to the power -12 to 10 to the power -9 सेकेंड्स लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, नैनो सेकेंड्स, इतने कम टाइम में हो जाती है। तो वेरी फास्ट, जिसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब सेकेंड टाइप की जो रिएक्शंस है वेरी स्लो, इतनी स्लो होती है कि जिसका हम मेजर नहीं कर पाते कि टाइम के साथ साथ में उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस हुआ, वो मेजर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्टडी के अकॉर्डिंग इन दोनों टाइप की रिएक्शन जो है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका एग्जांपल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगती है तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, आप महीनों तक सालों तक अगर उसका इंतजार करें तो थोड़ा बहुत लगता है हाँ इसमें कुछ जंग आ गई है। बाकी ऐसा नहीं कि आपने आज देखा और घंटे भर बाद में जंग लग जाएगी, ऐसा नहीं होता, तो इसमें टाइम लगता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसको मेजर नहीं कर पाते। तो ये स्टडी के अकॉर्डिंग रिएक्शन अपने लिए यूजफुल नहीं है। थर्ड आती है इनके बीच की रिएक्शन, थर्ड जो मॉडरेट स्पीड से चलती है, तो वो रिएक्शन इसमें चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड एस्ट्रिफिकेशन, ये बहुत सी रिएक्शंस ऐसी है जो हम इजीली इनको स्टडी कर सकते हैं, जिसको होने में कुछ मिनट लगते हैं, कुछ घंटे लग सकते हैं, बट हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन में होने वाले चेंजेस को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है हम यहाँ थर्ड टाइप की रिएक्शन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे, किस फॉर्मूले से इसको डिराइव कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, ग्राफ वगैरह वो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको ग्राफ से और फॉर्मूले से कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। इसमें एक सिंपल सी रिएक्शन है, R gives P, R for reactant and P for product। तो एक केमिकल रिएक्शन अगर चल रही है तो उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन जो है चेंजेस होती है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में एक ग्राफ में प्लॉट करूं तो उसका ग्राफ कैसे आएगा वो हम यहाँ देखते हैं। ऑन एक्स एक्सिस वी टेक टाइम एंड on y-axis concentration, C for concentration। अब आप सब जानते हैं रिएक्टेंट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी हाई होती है रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट का जो ग्राफ आएगा वो यहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर से, और टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत हाई था, बाद में जो कंज्यूम होता जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन लो होती चली जाएगी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है। और जैसे ये जितना ये कम होता है उतना ये इंक्रीज होता है,
जितनी इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उतनी इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये फॉर रिएक्टेंट है एंड ये जो है फॉर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए ये कंबाइंड ग्राफ है। अब रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें, एक तो ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये लेते हैं, यहाँ लेता हूं मैं रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ लेता हूं टाइम। तो स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट जो है इसकी कंसंट्रेशन हाई है तो रिएक्शन की रेट बहुत फास्ट होती है। फिर बाद में जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लो होती चली जाती है। यानी अपन ये जानते हैं कि धीरे धीरे रिएक्शन जो है कंप्लीट होने की तरफ आगे बढ़ती है। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो इसी तरह से आएगा, बट बाद में ये इसकी टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ये कभी भी जीरो नहीं होता। मीन्स कोई भी रिएक्शन कंप्लीटली खत्म नहीं होती, वो बहुत स्लो चलती है। खत्म होगी तो इन्फिनिटी टाइम लगेगा उसका, एक बार वो डाउन होगी उसके बाद में वो आगे सारी चलती रहेगी, बहुत स्लो होगी। या अपन यूँ कह सकते हैं अगर आपने 11th में पढ़ा है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम आ जाती है, तो इक्विलिब्रियम वाली स्टेज भी यहाँ पर आ जाती है, तो कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब रिएक्शन चल रही है तो चलती हुई रिएक्शन के लिए स्टार्ट टेम्परेचर टाइम एट T1 कोई टाइम है, स्टार्ट टेम्परेचर कोई टाइम T1 है, T1 पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो R1 है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो P1 है। एट टाइम T2 बाद में कुछ टाइम बाद में अगर हम चेक करते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई यहाँ पर P2। कितना चेंजेस हुआ है, मतलब इस टाइम से लेकर इस टाइम तक T1 से लेकर T2 तक कंसंट्रेशन जो चेंज हुई है रिएक्टेंट की वो R1 से लेकर R2 हो गई, एज इट इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई P1 से लेकर P2। तो हम इससे जो डेफिनेशन पढ़ी थी रेट ऑफ रिएक्शन की, चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर रेट जो होगी रिएक्शन की रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला बनेगा, जनरल फॉर्मूला। अब आपको अगर लेना है रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी सेपरेट होती है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन। अब डिक्रीज कितनी हुई है, पहले तो इसकी कंसंट्रेशन जो थी रिएक्टेंट की वो R1 थी, बाद में हो गई R2। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं चेंज इन रिएक्टेंट R2 माइनस R1 इज इक्वल टू
अब यहाँ R2 में से R1 माइनस करते हैं। अपन जानते हैं कि R2 यानी कि बाद की कंसंट्रेशन है, रिएक्टर की कंसंट्रेशन, रिएक्शन की रेट जैसे आगे रिएक्शन चल रही है वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होती है, कंसंट्रेशन कम हो गई, पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई। तो कम में से आप ज़्यादा को लेस करेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो इसलिए यहाँ की साइन जो है नेगेटिव लगेगा। तो ये कंसंट्रेशन इसकी चेंजेस होगी। और चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो है ये P2 माइनस P1 इजिकल टू डेल P। अब ये यहाँ लिखते हैं चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R, तो ये हो गया यहाँ पर डेल R अपॉन, अब टाइम टेकन टोटल कितना है T2 माइनस T1, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो टोटल टाइम कितना लगा है डेल T, और कंसंट्रेशन में जो चेंजेस हुआ है वो डेल R अपॉन डेल T। अब इसी तरह से देखते हैं अपन रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ P। Increase in concentration of P upon time taken। इंक्रीज कितना हुआ है वो हमने यहाँ देखा P2 माइनस P1 अपॉन टाइम टेकन P2 माइनस P1, तो ये हो जाएगा डेल P अपॉन डेल P। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोनों से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इसी को अगर हम ग्राफ से चेक करें, तो इनके ग्राफ से इनको डिनोट करें तो ग्राफ में कैसा आएगा इनका वो हम देखते हैं। इस एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, इस एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की ले रहे हैं। तो जो ग्राफ आपको बताया गया था ऐसे पैराबोलिक होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब टाइम t1 एट टाइम t1 ये 0 है, ये यहाँ पर पॉइंट जो है 0 है स्टार्टिंग का टाइम। टाइम आगे बढ़ता है तो एट टाइम t1 ये इसका टाइम t1 है। तो t1 टाइम पर आपने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है जो रिएक्टेंट को यहाँ कट करती है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन है R1। और इसी तरह से सेकेंड टाइम जो है वो बाद का टाइम T2, तो T2 पर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ये हो गई R2। दोनों में जो चेंजेस है तो रेट इसकी क्या बन जाएगी, रेट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डेल R अपॉन डेल T। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम इस ग्राफ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड वाला जो है वो प्रोडक्ट के लिए है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसके लिए तो ग्राफ खींचेंगे हम, यहाँ तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ टी लिया, यहाँ पर प्रोडक्ट पी लिया वाई एक्सिस पर,
इसके लिए तो डिफरेंट टाइम है। एट टाइम t1 कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज p1 एंड नेक्स्ट टाइम t2 and consideration of product P2. Difference of consideration of product, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए जो रेट का फॉर्मूला होगा वो जो आपको यहाँ लिखाया गया है P2 माइनस P1, वही P2 माइनस P1 एंड टाइम T2 माइनस T1, दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ जो साइन आएगा साथ में इसमें कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की कंसिडरेशन टाइम के साथ में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से ये रेट का जो फॉर्मूला आएगा वो पॉजिटिव में होगा। यस, नाउ टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, second is instantaneous rate of reaction, and third is initial rate of reaction. First, average rate of reaction. Average rate means रिएक्शन जो स्टार्ट हुई है, स्टार्ट से लेके एंड हुई है, तो उसमें स्टार्ट से लेके एंड होने में उसको टोटल जो टाइम लगा है और उस टाइम में उसकी कंसिस्टेंसी क्या चेंजेस हुआ है, वो अगर अपन लेते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। एवरेज अभी तो हमने इससे पहले जस्ट पढ़ा है, तो वो एवरेज रेट था। तो एवरेज रेट के लिए यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो रेट इक्वल टू, अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी डिग्री होती है, तो नेगेटिव डेल आर अपॉन डेल, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है। और इसके लिए ग्राफ आपके सामने यहाँ बनाया हुआ था, तो इस ग्राफ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एज इट इज प्रोडक्ट के लिए होगा तो प्रोडक्ट के लिए रेट हो जाएगी यहाँ पर पॉजिटिव में डेल पी अपॉन डेल टी। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इससे पड़ी है, तो उसमें यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो टोटल कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, मतलब मेजर क्वांटिटी में है। डेल जो डेल लगेगा वो मेजर क्वांटिटी के लिए है। अब नेक्स्ट आ जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, देखो इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अपन किसी कार से एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाते हैं, टोटल डिस्टेंस जो दोनों के बीच की है प्लेस ए टू बी, जैसे ए से लेके और बी तक आपको जाना है, टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 200 किलोमीटर, और यहाँ आपको जाने में टोटल 4 आवर लगता है, 4 घंटे में आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो अब आपकी एवरेज रेट क्या होगी, एवरेज स्पीड, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल स्पीड है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी गाड़ी की 200 अपॉन 4, यानी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टेकन टाइम। 4 घंटे में 200 किलोमीटर चले हैं, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, मीन्स ये आपकी एवरेज स्पीड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपकी गाड़ी पॉइंट ए से स्टार्ट हुई और पॉइंट बी तक पहुंची तो स्पीडोमीटर में इसकी स्पीड 50 पे ही रहेगी, ऐसा नहीं होता है। जब आप रवाना हुए तो 0 स्पीड थी, 0 से 10, 20, 30, 40 ऐसे होते होते आप 50, हो सकता है बीच में कहीं एकदम हाईवे पे रोड एकदम क्लियर थी तो आपकी स्पीड 100 या अबव 100 भी चली गई। तो ये आपकी रेट और स्पीड जो है गाड़ी की चेंज हो गई। हो सकता है बीच में कहीं स्पीड ब्रेकर आया, आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी स्लो हो गई, तो इसकी स्पीड एक जैसी नहीं है, ये एवरेज स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं अपन, यानी पर्टिकुलर किसी टाइम पर आपकी स्पीड कितनी थी, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको फोन करके पूछे कि भाई अभी आपकी स्पीड कितनी है,
तो आप स्पीडोमीटर पे नजर रख रहे हैं तो आप बता दें कि मेरी अभी स्पीड जो है गाड़ी के अंदर जो बता रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर बता रहा है। तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड कितनी थी वो हो गई इसकी इंस्टेंटेनियस रेट। Now how can we calculate instantaneous rate? इंस्टेंटेनियस रेट को इसी ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ग्राफ आपके सामने भी यहाँ बना हुआ था। तो इसी ग्राफ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एक बार वापस बना लेता हूँ ग्राफ को। जैसा आपको पता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी इंस्टेंट टाइम पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो ये यहाँ पर इस एक्सिस पे टाइम लिया है और यहाँ पर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो कोई टाइम t है, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, ठीक है। इस टाइम पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। तो रेट फाइंड करने के लिए कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ को हम उस टाइम पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जहाँ इसको टच कर रही है, जहाँ ये इसको क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये इसको क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया, जिस टाइम पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करनी है, तो वहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, अब क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम है, अब ये टाइम कौन सा है, आप अब देखिए इसको इससे रिलेटेड करके कैसे कर सकते हैं। पहले क्या था, यहाँ पर कोई टाइम t1 था और बाद में यहाँ टाइम t2 था। तो दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है, जिसको हम डेल t से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल t, ये डेल t डिक्रीज होता होता, डेल t जो है वो डिक्रीज होता होता इतना कम हो जाए जिसको हम जीरो लिख सकते हैं। टाइम डिफरेंस जो है वो जीरो हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस टाइम यानी पर्टिकुलर टाइम, तो ये इसकी लिमिट है ये। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ जो टाइम लेंगे वो dt होगा, स्मॉल टाइम, और स्मॉल क्वांटिटी में जो कंसंट्रेशन चेंज होगा। अब यहाँ तो टोटल था, टोटल के लिए डेल लगा था, तो मेजर क्वांटिटी में डेल लगेगा और डी स्मॉल डी जो लगेगा वो यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी के लिए लगेगा। तो यहाँ डी आर लिखेंगे, डी आर, और यहाँ लिखेंगे डी टी। तो रेट का जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, रेट इज इक्वल टू नेगेटिव डी आर अपॉन डी टी। तो ये ग्राफ का जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट का ये स्लोप है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस रेट, और ये इंस्टेंटेनियस रेट एज इट इज। अगर हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से रेट फाइंड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सेकंड ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, टाइम एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। इसके लिए जो ग्राफ आता है ये इस तरह से आएगा। इसका कोई इंस्टेंटेनियस टाइम है, जैसे ये टाइम, यहाँ पर हम इसके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर होगा, जहाँ ये जिस टाइम पर हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो ये इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा dt dt, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट आप इससे कैलकुलेट करते हैं। तो पॉजिटिव के अंदर dt अपॉन dt, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट तो टोटल टाइम होगा, और इंस्टेंटेनियस रेट जो होगी वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होगी। तो दोनों के
फॉर्मूले सेम है, डिफरेंस कितना है, यहाँ डेल लगा हुआ है और यहाँ पर डेल की जगह डी लगा हुआ है, स्मॉल डी। ठीक है, डेल्टा की जगह स्मॉल डी लगा हुआ है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। बस ये दोनों इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। थर्ड आ जाता है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए सिंपल सा है, सेम प्रोसेस है। ये इसी का टाइप है, इंस्टेंटेनियस रेट जो है उसी का टाइप है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट शुरुआत में जब आपने एक से स्टार्ट करवाई और जो आपका ग्राफ है रिएक्टेंट है, तो जब टाइम इक्वल टू 0 हो, तो टाइम इक्वल टू 0 होने पर उस टाइम ये जो ग्राफ है इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर, 0 टाइम एट 0 टाइम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जो स्लोप आएगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप जो होगा इनिशियल रेट होगा। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई चेंज नहीं। इंस्टेंटेनियस रेट एंड इनिशियल रेट दोनों सेम ही है। इनिशियल रेट मीन्स आपको टाइम, किस टाइम पर रेट ऑफ एक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो टाइम 0 है, एट 0 टाइम शुरुआत में इनिशियल, वो इसकी रेट हो जाएगी।